डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला ऑफिशियल। कंसेप्ट वाला ऑफिशियल की जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसका फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। और फर्स्ट पार्ट जो था हमारा उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे हमें पता लगता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। इसके अलावा हमने केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, व्हाई डू वी हैव टू बैलेंस देम, उनको बैलेंस क्यों करना होता है और उनको बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारा हमने उस पार्ट के अंदर डिटेल में स्टडी कर लिया था। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपका ये जो चैप्टर है ये स्टेप बाय स्टेप मैटर में आराम से आपके क्लियर हो सके। माइंड के अंदर जो कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो सके। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि जो हमने केमिकल रिएक्शंस की बात की थी उनके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। अब टाइप्स क्या होते हैं ये हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, देखिए कि हमने लास्ट पार्ट में भी थोड़ी सी इस पे बात की थी। थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है वो होती कैसे हैं, बिकॉज हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टडी किया था लास्ट क्लास के अंदर, उसमें हमने ये पढ़ा था कि मास न तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि अलग अलग जो एटम्स हैं आपकी केमिकल रिएक्शंस में, जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें अलग अलग एटम्स न तो कहीं से वो अपीयर हो सकते हैं ना ही गायब हो सकते हैं। होता क्या है कि जो अलग अलग एटम्स हैं उन एटम्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड्स नए पुराने बॉन्ड्स जो हैं वो तो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स उसमें बन जाते हैं और उसी से नए सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं। तो ये जो केमिकल बॉन्ड्स हैं किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से टूटते हैं, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा जो डिटेल में है वो तो हम देखिए थर्ड और फोर्थ जो चैप्टर आएंगे उनके अंदर स्टडी करेंगे हमारे केमिस्ट्री के ही। अभी थोड़ी सी हम ये बात कर लेते हैं कि इसके बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शंस को किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में हम वन बाय वन स्टडी करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट सेकंड हम करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं। देखिए नंबर वन टाइप पे हम चलते हैं। नंबर वन टाइप जो हमारा केमिकल रिएक्शंस का वो रहेगा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि इसमें आपको इनके नेम ही सजेस्ट कर देंगे, आपको नेम से ही पता लग जाएगा कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑब्वियसली इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कंबाइन हो रहा है। अब क्या कंबाइन हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये आपके एडिशन रिएक्शन के नाम से भी आ सकती है। तो अगर बाई चांस एग्जाम में, बहुत कम चांस है बट मान लीजिए 5% भी चांस है, तो उसमें अगर मान लीजिए एडिशन रिएक्शन के नाम से अगर पूछ लिया जाता है तो भी आप कंफ्यूज मत होना, ये कॉम्बिनेशन को वो एडिशन के नाम से भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कंबाइन होते हैं। कौन कंबाइन होते हैं? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे। रिएक्टेंट किस साइड होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और वो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। कितने प्रोडक्ट? सिंगल, एक प्रोडक्ट बनेगा, तब वो रिएक्शंस जो होती हैं वो होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसका डेफिनेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, यहां से आप देख सकते हैं। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अदरवाइज दूसरे वे में आप रिएक्टेंट्स को लेकर अगर चलें तो डेफिनेशन इस तरीके से इसकी बना सकते हैं कि ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, देन द रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उन रिएक्शन में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन इनको मानते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हर बार। ये मान लीजिए आप अल्टरनेट ईयर में उसमें जो है क्वेश्चंस अलग अलग स्टेट बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछे ही जाते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले, चलिए जनरल फॉर्म बता दूं आपको इसकी, A+B AB। दैट मीन्स ये देखिए आप, इसमें दो रिएक्टेंट्स हमने शो कर रखे हैं और प्रोडक्ट हमने दिखाया है सिंगल। बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल की, तो एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें एक्टिविटी 1.4 जो दी हुई है उसमें आपको क्या करना है, देखिए एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर आपको वाटर डाल लेना है। ठीक है, बीकर के अंदर आपने पानी भर लिया, उस वाटर में आपको क्या डालना है? चूना। मार्केट के अंदर चूना आता है, इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम। ये बिना बुझा हुआ जो चूना होगा क्विक लाइम, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे आप जैसे ही
वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो एकदम से बहुत वाइब्रस रिएक्शन होगी और हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, बहुत अच्छे से साउंड प्रोड्यूस होता है। और साथ में जब आप बीकर को टच करते हैं तो बीकर जो है वो आपको काफी ज्यादा हॉट फील होता है, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन होती है। तो देखिए इसकी जो हम केमिकल इक्वेशन बनाएंगे वो क्या होगी, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ में हीट। अब आप ध्यान से देखिए एक बार, ये एरो का साइन है, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कितने हैं देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, टू रिएक्टेंट्स, दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बीइंग फॉर्म्ड, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसलिए ये रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये क्या है, ये है स्लेग्ड लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका जो कॉमन नेम है वो है क्विक लाइम, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है स्लेग्ड लाइम। ये रिएक्शन जो है वॉल्स को व्हाइट वॉश करने में काम में आती है, दीवारों पे सफेदी करने के लिए काम में आती है। और एग्जाम में इस तरीके से कई बार पूछा जाता है कि कोई सब्सटेंस है एक्स है, आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ भी है कि एक सब्सटेंस है एक्स, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सब्सटेंस वाई बनता है, सब्सटेंस वाई जो है वो व्हाइट वॉशिंग में काम में आता है। तो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो आंसर फ्रेम है वो आपका इस तरीके से है कि सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लेग्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप वॉल्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद उसमें शाइन आती है, व्हाइट शाइन। व्हाइट जो शाइन आएगी वो 2-3 दिन के बाद आएगी। ऐसा क्यों, बिकॉज जब आप कैल्शियम ऑक्साइड है इसे दीवारों के ऊपर लगा देते हैं तो ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इसे अवेलेबल है उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये वाटर तो धीरे धीरे ड्राई आउट हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी चमक दीवारों के ऊपर रह जाती है। दैट इज व्हाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट मींस स्लेग्ड लाइम, इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग दी वॉल्स। क्लियर है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये रिएक्शन तो मैंने आगे आपको समझाने के लिए बताई है, इसमें जो एग्जाम्पल है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वो ये वाला है। कैल्शियम ऑक्साइड इट इज रिएक्टिंग विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट। अब हीट तो एक्स्ट्रा, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, हीट तो एनर्जी है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन जब बर्न होता है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है CO2, C+O2 CO2। तो ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका मैंने आपको बता दिया, एडिशन रिएक्शन के नाम से अगर आए तो भी कंफ्यूज मत होना। चलिए, ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टाइप हमारा निकालते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम आएंगे डीकंपोजिशन रिएक्शंस। दीज केमिकल रिएक्शंस आर जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ये जस्ट अपोजिट है। कैसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट था एक। इसमें रिएक्टेंट होगा एक और प्रोडक्ट होंगे 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, नाम से वही मैंने आपको बताया, नाम से पता चलेगा डीकंपोजिशन मतलब डीकंपोज हो रहा है। कौन डीकंपोज होगा? रिएक्टेंट डीकंपोज होगा और प्रोडक्ट बनेंगे 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, इस टाइप की जो जितनी भी देखिए केमिकल रिएक्शंस है, उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होगा कि वही बात है, ओल्ड बॉन्ड्स जो है, पुराने जो बॉन्ड्स है वो टूटेंगे और पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए थोड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो एनर्जी उनको जिस भी फॉर्म में हम सप्लाई करेंगे, उस फॉर्म में किस फॉर्म में आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इसके बेसिस पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 1 थर्मल डीकंपोजिशन, ये हमारा नंबर 1। देखिए सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन अगर बात करूं डीकंपोजिशन रिएक्शन की, तो आप सिंपल डेफिनेशन आप उसी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। व्हेनेवर ए सिंगल रिएक्टेंट इज डीकंपोज्ड टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स, द रिएक्शन इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल इजीली दे सकते हैं आप इसकी डेफिनेशन। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें इसके भी दूसरे नाम की, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, इसको डिसोसिएशन रिएक्शन के नाम से एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा, थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़े बहुत भी अगर चांसेस होते हैं तो हम रिस्क क्यों लें, हमें तो अपनी जो प्रिपरेशन करनी है, अभी खूब टाइम है हमारे पास, हमें प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना जहां पे हमारे मार्क्स जो है वो कट हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि इसका अदर नेम है वो जो डिसोसिएशन रिएक्शन है वो भी हो सकता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो डेफिनेशन इसकी हो गई, नंबर 1 टाइप थर्मल डीकंपोजिशन।
थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल क्या होता है भाई? रिलेटेड टू हीट, टेम्परेचर से रिलेटेड चीज को ही तो थर्मल बोलते हैं। दैट मीन्स इसमें रिएक्टेंट को जो एनर्जी हम देंगे वो एनर्जी किस फॉर्म में देंगे? हीट की फॉर्म में। ठीक है, आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी की बुक के अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है ये, कि आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट लेना है, FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, हम स्टडी कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, आपको लेना है। इसमें होगा क्या कि डिकम्पोजिशन होगा यूजिंग हीट, हीट को यूज करके। आपको आयरन सल्फेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब आप उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड के अंदर Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन होने का पता कैसे लगेगा आपको, इसके भी मैंने लिखे हैं, देखिए कि जो एक तो ग्रीन क्रिस्टल्स हैं फेरस सल्फेट के जो ग्रीन क्रिस्टल्स हैं वो कलर चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा सल्फर की, मतलब सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, बर्न होती हुई सल्फर की स्मेल आती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस इसमें प्रोड्यूस होती हैं। ये नंबर 1 एग्जांपल है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, एक सेकंड हम लेते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को भी अगर टेस्ट ट्यूब में लेके हीट प्रोवाइड की जाए तो वो भी ब्रेक डाउन होगा। रिएक्शन में आप दोनों में ध्यान से देखिए, ये एरो है, एरो के साइन से पहले रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएक्टेंट इसमें भी सिंगल है, रिएक्टेंट इसमें भी सिंगल है। इसमें कौन है? लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट है, उससे जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस में डिवाइड हो जाता है। तो ये जब डिवाइड हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि ये जो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होती है, इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इस नाम से भी आ सकता है कि कोई भी आपने मान लीजिए एक्स सब्सटेंस लिया, उसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होती है, तो आपने कौन सा सब्सटेंस लिया है और क्या बन रहा है, रिएक्शन कौन सी है। इस टाइप के क्वेश्चन ही फ्रेम किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं लेड नाइट्रेट की और फेरस सल्फेट की। ये हमने बात कर ली, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? ये हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैं आपको अलग से बताना चाहूंगा, इसमें मेंशन नहीं की हुई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बोर्ड में बता देता हूं उसका। एक जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो ये भी है कि आप लेते हैं, क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसे हीट प्रोवाइड करते हैं, ये साइन देखिए भाई, ये ट्रायंगल का साइन है, ये शो करता है कि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, गर्म करने को ये इस तरीके से हम शो करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इनमें डिवाइड हो जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड वही है जो हमने बात की थी, क्विक लाइम। ठीक है, बिना बुझा चुना, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो क्विक लाइम है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर काम में आता है। ये रिएक्शन जो है कैल्शियम कार्बोनेट है सॉरी, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तो इसका केमिकल नेम है। इसका अगर हम कॉमन नेम की अगर इसकी बात करें तो इसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है, लाइमस्टोन। ध्यान रखिएगा ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ठीक है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डिवाइड हो रहा है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कई जगह काम में लिया जाता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्रीज वगैरह में, और कई जगह मैन्युफैक्चर, सीमेंट मैन्युफैक्चर करने में इसको काम में लिया जाता है, और भी कई इंडस्ट्रीज में इस केमिकल रिएक्शन को काम में लिया जाता है। तो ये भी कौन सी केमिकल रिएक्शन है? देखिए ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट सिंगल है, एक रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट्स कितने हैं? 1 + 1 2 प्रोडक्ट्स। तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होगा और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो वो रिएक्शन होगी डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये थी हीट की हेल्प से हो रही है, इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड टाइप, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, नाम से ही पता लगता है, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी से अगर डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। बात करते हैं इसमें जो एक्टिविटी प्रोवाइड की हुई है आपकी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर,
उस एक्टिविटी को मैं थोड़ा आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि उसके ऊपर कई क्वेश्चन बनते हैं, उसके अंदर से कई क्वेश्चन बनते हैं। मैं पहले एक्टिविटी की बात करता हूं, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, एक बार वापस हम अपने बोर्ड पे चलते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये करना है हमें। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, एक एक्टिविटी करते हैं जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर। आपको एक प्लास्टिक का मग लेना है, ठीक है। भाई जो ड्राइंग है मेरी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा ड्राइंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। और साइंस में बस लेबलिंग वगैरह सही होनी चाहिए, ड्राइंग तो देखो अच्छी होनी चाहिए, साथ में लेबलिंग अगर आपकी सही है तो डायग्राम सही एकदम परफेक्ट बना है या नहीं बना इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता। ये आप मान लीजिए आपने एक प्लास्टिक का मग लिया, ठीक है। इस मग के अंदर आपको नीचे 2 होल करने हैं। आपने 2 होल कर लिए। 2 होल करने के बाद आपको यहां से वायर कनेक्ट करने हैं। यहां एक की होगी, ठीक है, यहां से भी वायर कनेक्ट किया हुआ है। और ये दोनों वायर आपने कनेक्ट किए हैं एक मान लीजिए बैटरी से, ठीक है। 6 वोल्ट की एक आपने बैटरी ले रखी है, उस बैटरी से आपने दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया। और यहां आपको, चाहे आप ग्रेफाइट के ले लीजिए या कार्बन के, आपको 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पहले आप यहां रबर स्टॉपर लगाएंगे। 2 आपने रबर स्टॉपर लगा दिए। रबर स्टॉपर की हेल्प से, क्योंकि 2 होल करेंगे आप, होल से क्या होगा कि आपकी एक्टिविटी करने के लिए आपको इसमें इलेक्ट्रोड लगाने पड़ेंगे। तो उसमें आपने पहले रबर स्टॉपर फिक्स कर दिए। रबर स्टॉपर के ऊपर मान लीजिए आपने ये ग्रेफाइट के आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, या कार्बन के भी ले सकते हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब आपको क्या करना है, अब आप एक काम कीजिए, इन इलेक्ट्रोड से ऊपर तक इसमें पानी भर दीजिए। ये हमने मग में वाटर ले लिया। अब 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भरिए पूरा कंप्लीट, और उसको थंब से यूं बंद कर लीजिए। और थंब से बंद करने के बाद उसको इन्वर्ट कर दीजिए। उल्टा करने के बाद आप उसे यूं लेके आइए पानी के अंदर। पानी के अंदर लाने के बाद जब आप थंब हटाएंगे तो उसका पानी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और आपको उसको इलेक्ट्रोड पे इस तरीके से लेके आना है कि आप यूं उसे इन्वर्टेड कंडीशन में, दोनों टेस्ट ट्यूब को आप जो है इस तरीके से उस पे ढक देंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। अब आपकी 2 टेस्ट ट्यूब हो चुकी है इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो पूरा जो पायरेटस है वो हमने तैयार कर लिया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब क्या करना है आपको, इस वाटर को हम थोड़ा सा और कंडक्टिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2-3 ड्रॉप्स किसी भी एसिड की डाल दीजिए, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो। 2-3 ड्रॉप्स डाल देंगे, उससे ये वाटर जो है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि आप बैटरी को ऑन कर दीजिए। स्विच को ऑन करने के लिए ये इस तरीके से डॉट आ जाएगा बीच में। स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही क्या होगा, आप देखोगे कि दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन पे बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उन पे बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये बबल्स ऊपर जाके इकट्ठे होते रहते हैं। ऊपर बबल्स बनने का क्या मतलब है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी। बबल्स बन रहे हैं मतलब क्या, यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये गैस धीरे धीरे ऊपर कलेक्ट होती है, जिसकी वजह से ये जो वाटर टेस्ट ट्यूब के अंदर है, इस वाटर का लेवल नीचे आता है, ठीक है। आप देखोगे दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर का लेवल नीचे आएगा, पर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर का लेवल जितना नीचे आएगा, सेकंड वाली में उससे डबल आएगा। मतलब एक के अंदर हाफ वॉल्यूम की गैस इकट्ठी होती है और सेकंड के अंदर उससे डबल वॉल्यूम गैस कलेक्ट होती है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं ओवरऑल की क्वेश्चन क्या बन सकता है और इस एक्टिविटी में हुआ क्या। देखिए, क्वेश्चन जनरली ये भी पूछा जाता है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, तो उसमें एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कलेक्टेड जो गैस है उसका वॉल्यूम दूसरी टेस्ट ट्यूब की गैस की वॉल्यूम से डबल है। इसका रीजन एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें हुआ क्या, देखिए, इसमें हुआ ये कि जैसे ही आप इसे
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी से जो वाटर है, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, वाटर डिवाइड होता है। देखिए वाटर डिवाइड होता है जब, तो ये इस तरीके से होता है, वाटर ये डिवाइड होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इस तरीके से होगा कि वाटर के दो वॉल्यूम जब डिवाइड होते हैं तो दो वॉल्यूम हाइड्रोजन के बनते हैं और सिंगल वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का बनता है। देखिए स्ट्रक्चर ये ऐसा है वाटर का, H2O, मतलब इसके अंदर जब हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं तो ऑक्सीजन का एक ही एटम है। मतलब हाइड्रोजन अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, जस्ट डबल है। अब आपने क्या किया, देखिए आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, यहां पे हमारा है ये एनोड, क्या है, एनोड। देखिए कोई भी इतना ज्यादा डिटेल में ये एक्टिविटी इस तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लो इसे कि ये एनोड है। एनोड क्या होता है, जो पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोड होता है प्लस वाला, और ये है आपका कैथोड। एनोड कैथोड कैसे डिसाइड होते हैं भाई, क्योंकि बैटरी के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल्स होते हैं। आपने पॉजिटिव से जिसको कनेक्ट किया है वो आपका अपने आप एनोड बन जाएगा, आपने नेगेटिव से जिसको कनेक्ट कर दिया वो कैथोड बन जाएगा। अब एनोड ये प्लस का है, प्लस है, तो देखिए प्लस के ऊपर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिवाइड होते हैं तो आप जानते हैं हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है हमेशा। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है तो वो किस पे जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो एनोड के ऊपर कलेक्ट होती है, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता है भाई, हाफ, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के अंदर डबल हाइड्रोजन है और उससे हाफ ऑक्सीजन है। तो इसलिए एनोड के ऊपर जो टेस्ट ट्यूब आपने रख रखी है उसके अंदर जो गैस कलेक्ट होगी वो हाफ होगी, जबकि कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है। इस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है, क्योंकि उस पर प्लस का चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज है, तो वो अपने आप जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ जाएगा। तो इसलिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस कलेक्ट होगी वो डबल होगी, जबकि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सिंगल होगी। चलिए ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। आगे नंबर थर्ड टाइप हम बात करते हैं, वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो आप अच्छे से जानते हैं, सनलाइट जो होती है उसे फोटो भी कहा जाता है। तो सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की एनर्जी से अगर कोई भी जो रिएक्टेंट है वो अगर डिवाइड हो रहा है अपने प्रोडक्ट्स में, तो उस रिएक्शन को हम नाम देंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो ये सिल्वर और क्लोराइड इन दोनों में डिवाइड हो जाता है। वापस एक बार हमारा जो स्टार्टिंग वाला टर्मिनोलॉजी है उसको देखिए कि सिल्वर क्लोराइड हमने लिया, वापस से रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो फिर भी रिएक्शन कौन सी हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और सनलाइट काम आ रही है इसलिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इसमें क्या होता है कि ये व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है। जब ये सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग हो जाता है तो इसका कलर ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये तो गैस है, गैस तो एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाएगी, पीछे सिल्वर रह जाता है जो ग्रे कलर का रह जाता है, ठीक है। ऐसी ही एक एक्टिविटी और है, वो है सिल्वर ब्रोमाइड की, उसमें सिल्वर और ब्रोमाइड बनता है। और ये दोनों जो आपके रिएक्शंस हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में आती हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इस चीज को आप मिस मत करना, भूलिएगा मत। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहां कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर थर्ड, हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम जब स्टडी कर रहे हैं तो उसमें नंबर थर्ड हम बात करेंगे अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें देखिए एक्टिविटी है, आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी जो दी हुई है एक्टिविटी 1.9, उसमें आपको क्या करना है मैं बताऊं कि आपको उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट बहुत बार हमने पढ़ा है पहले भी, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, उनको आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लीजिए, उसका एक्वस सॉल्यूशन हमने बना लिया। अब जब सॉल्यूशन बना लिया तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। आपको एक आयरन की नेल लेनी है, एकदम नई नेल, और उसको आप उसके अंदर डिप कर दीजिए किसी थ्रेड से लटका के, वो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसके अंदर आप उसको डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। जब आप काफी टाइम के बाद उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी कि एक तो कि जो आयरन की नेल है वो बिल्कुल पुरानी हो चुकी है,
और उसका जो वाइट जो शाइनिंग थी उसकी स्टार्टिंग में इनिशियल नई होने की जो शाइन होती है वो गायब हो चुकी है। ठीक है। नंबर 2 कि जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है सॉल्यूशन का, वो कलर धीरे धीरे फेड होता जाता है, ब्लू कलर खत्म होता जाता है और धीरे धीरे ग्रीन कलर वहां पे प्रोड्यूस होने लग जाता है। ठीक है, ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर बनता है। अब ऐसा क्यों हुआ? आयरन की नेल है वो भी थोड़ी ब्राउनिश होने लग जाती है। देखिए सारे ऑब्जर्वेशन वगैरह सब लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, थोड़ी सी अगर हम अपने बोर्ड पे बात करें तो देखिए हमने लिया था सॉरी आयरन और उसको कॉपर सल्फेट के अंदर रखा था। तो ये हुआ क्या यहां पे कि एक्चुअली आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, और ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है, ये इसे अपनी सीट से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस कर देता है तो आयरन खुद सल्फेट के साथ आ जाता है, तो इसलिए FeSO4 हो गया और बन जाता है ये साथ में कॉपर अलग हो जाता है। अब ब्लू कलर था जो सॉल्यूशन का, वो किसकी वजह से था? कॉपर सल्फेट की वजह से, और कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। तो जब धीरे धीरे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा तो उसका ब्लू कलर कैसे रहेगा? पर धीरे धीरे आप देखिए आयरन सल्फेट बढ़ता जा रहा है और आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, तो इसलिए जो आपका ब्लू कलर है वो तो धीरे धीरे फेड होता जाएगा और ग्रीन कलर बनता जाएगा, क्योंकि आयरन सल्फेट बनता जा रहा है वहां पे। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये जो आयरन है ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन हुई। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। डेफिनेशन दी हुई है देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए रिएक्शन वेयर ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, ऐसी सारी केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, तो रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल वही है, आयरन की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाई, आयरन सल्फेट और कॉपर अलग अलग बन गए। ठीक है, चलिए अब ये तो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको क्या करना है, इसकी भी एक्टिविटी दी हुई है। उस एक्टिविटी के लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको सोडियम सल्फेट लेना है और उसमें आप मिक्स करेंगे थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट लेना है और बेरियम क्लोराइड आप मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब के नीचे का जो पार्ट है उसमें एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बन जाता है। उसको आप कितना भी डिसॉल्व कीजिए वाटर के अंदर, कितना भी ट्राई कीजिए, वो वाटर के अंदर कभी डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो सॉलिड जो है सब्सटेंस उसको हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेट। तो इसमें एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट रिएक्शन हुई बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम सल्फेट बना, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है और सोडियम क्लोराइड बनता है साथ में। ठीक है, तो ये वाली जो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है उसे हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली दिमाग में मेरे ये है कि आपके माइंड में पूरा ये क्लियर होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन बाकी रह जाए ऐसा काम नहीं करेंगे। देखिए हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट, इसकी रिएक्शन हमने करवाई बेरियम क्लोराइड से। हमें मिला क्या? बेरियम सल्फेट, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, और साथ में सोडियम क्लोराइड। इस केमिकल रिएक्शन में देखिए जो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो इसमें आयरन ने डिस्प्लेस किया किसको? कॉपर को। और कॉपर ने किसको किया? कॉपर ने किसी को नहीं किया, कॉपर बेचारा अकेला हो गया, अलग हो गया। पर इसके अंदर ध्यान दीजिए, पहले क्लोरीन के साथ कौन था? बेरियम। यहां क्लोरीन के साथ प्रोडक्ट में कौन आ गया? सोडियम।
मतलब सोडियम ने डिस्प्लेस किया किसको? बेरियम को। यहां सल्फेट के साथ पहले कौन था? सोडियम, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए सल्फेट के साथ कौन आ गया? अब बेरियम आ गया। कहने का मतलब यह है कि सोडियम ने डिस्प्लेस किया बेरियम को, तो बदले में बेरियम ने भी डिस्प्लेस कर दिया सोडियम को। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुआ? 2 बार। दैट इज व्हाई दीज केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है। सोडियम जब क्लोरीन के साथ आ रहा है तो बेरियम भी सल्फेट के साथ जा रहा है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, और दोनों कर रहे हैं इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है? इसमें दोनों के बीच में जो आयंस है उनका एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसी सारी केमिकल रिएक्शंस जिनमें आयंस का जो इस तरीके से एक्सचेंज होता है, तब हम उन्हें नाम देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये देखिए, ए रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, दीज ऑफन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चलिए ये तो बाद की बात है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर आप डेफिनेशन करते हैं तो ये ए रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये एक अलग बात है कि कई बार इसके अंदर क्या होता है कि जैसे बेरियम सल्फेट का यहां प्रेसिपिटेट बना, अगर प्रेसिपिटेट बना है तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर प्रेसिपिटेशन बने। तो इसलिए क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो प्रेसिपिटेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पर सारी जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर में ही आएगी, क्योंकि प्रेसिपिटेशन तो तभी बनेगा जब एक्सचेंज होगा आयंस का, और एक्सचेंज होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यहां मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कई बार आपके जो मल्टीपल चॉइस है उसके अंदर आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उसमें दे देते हैं। ये दे सकते हैं आपको कि ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, या ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है दैट ऑल precipitation reactions are double displacement reactions, but all double displacement reactions are not precipitation reactions। ये पूरा मैंने आपको यहां अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यहां तक आज का जो पार्ट है वो हम यहीं तक रखेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर इतना ही स्टडी करेंगे। अब हमारे क्या रह गया? देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तो रह गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और डेली रूटीन में हमारे ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपका इतना ही पार्ट रहा है, आज हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको पढ़ा हुआ अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वही जो मैंने आपको पहले कहा था कि चैप्टर ये आपका जो ये चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी क्लास आज की जो वीडियो है उसको लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेके आएंगे इसका लास्ट पार्ट, उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे, और ऑक्सीडेशन के जो आपके डेली रूटीन के अंदर जो आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।